हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को जो है माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ना है वायरस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वायरस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है और वो बैक्टीरिया से किस तरीके से अलग होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बैक्टीरिया को इजीली कल्चर मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं, वायरस को इस तरीके से आसानी से ग्रो करना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम इजीली जो है उसको कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। कई सारी प्रॉपर्टीज है जो बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो वायरस के साथ वर्क करना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है एज कम्पेरेटिवली बैक्टीरिया के। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए जनरली वायरस जो है वो आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट है। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ये क्या है, आपके किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बाध्य है। ठीक है, इसको जो है ऑब्लिगेट का मतलब है कि ये बाध्यता रखता है। ठीक है, इसको जिस कंडीशन में रहना है उसके अलावा किसी अदर कंडीशन में ये रहने के लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज इसमें क्या कहा, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इन्फेक्टिव एजेंट है यानी कि हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट है। ये इसके अंदर जो है या तो आपको डीएनए मिलेगा या फिर आपको आरएनए मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा एज अ न्यूक्लिक एसिड ग्रुप। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें तो इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के बाहर नहीं पाई जाती। ये जनरली किसी लिविंग सेल के अंदर, किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो है उसके अंदर वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, देन इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बात करें तो दे डू नॉट कंटेन अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लैक द एंजाइम नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कोई जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते, और ये जो है आपके एंजाइम्स जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। मतलब ये टोटली जो है अगर हम बात करें बॉडी के बाहर तो बिल्कुल डेड है, मतलब इसमें कोई लिविंग कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर जाएगा उसके बाद इसके अंदर जो है रेप्लिकेशन की पावर जनरेट होगी। और जैसे कि एचआईवी के वायरस के अंदर आप देखते हो, एचआईवी के वायरस के अंदर क्या करता है कि वो होस्ट के अंदर जाके एंटर कर जाएगा और जब जाकर के इसके अंदर रेप्लिकेट होकर के मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और बेसिकली हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें कि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरह मल्टीप्लाई करता है। ये नॉर्मली बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन जैसे बैक्टीरिया कर लेते हैं वैसे नहीं करता है। ठीक है, देन इसके बाद इसको जो है जैसा कि बताया मैंने अभी कि किसी भी इनएनिमेट मीडिया या फिर आप जनरल कल्चर मीडिया पर वायरस को ग्रो करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो वायरस को ग्रो करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अलग डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे सेल कल्चर, सेल लाइन वगैरह, उनके द्वारा जो है हम करते हैं। ठीक है, और देन इसके बाद ये जो है एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जनरल अगर ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जो आपके कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है और जो ऐसे इन्फेक्शन है जिनके अंदर वायरल जो है आपका इन्वेजन है, तो उस दौरान आपको एंटीबायोटिक के अंदर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी वायरस की कि वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो वायरस का साइज 20 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक का साइज इसको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट वायरस जो है वो क्या है, स्मॉल पॉक्स है। और सबसे छोटा वायरस जो है वो आपका क्या है, पार्वो वायरस है। पार्वो मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स तो केवल नाम के लिए स्मॉल है बस, वैसे सबसे लार्ज है। और आपका स्मॉलेस्ट जो सब जगह से पार हो जाए या क्रॉस कर जाए तो वो क्या है, आपका पार्वो वायरस है। ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे देखें तो सिमेट्री में 3 टाइप की सिमेट्री है जो इसमें प्रेजेंट होती है। या तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हो सकती है, इसको क्यूबिकल सिमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हेलिकल सिमेट्री, हेलिक्स से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। या फिर अगर इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है तो आपको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री देखने को मिलेगी। हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो या कोई डिफरेंट टाइप का हो। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो किस शेप के वायरस आपको देखने को मिलते हैं, ब्रिक शेप्ड हो सकता है, बुलेट शेप्ड हो सकता है। जैसे ब्रिक शेप का एग्जाम्पल है आपका पॉक्स वायरस, और बुलेट शेप्ड वायरस जो है उसका एग्जाम्पल है रेबीज वायरस। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके शेप। स्ट्रक्चर क्या हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अपन बोलेंगे कि विरियन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड द कैप्सिड। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है कि वायरस के अंदर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है
जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैप्सिड जो है वो आपके न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर के जो बनाता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है। इनमें कई वायरसेस के ऊपर आपको देखोगे कि बाहर की तरफ एक कवरिंग ऊपर मिलती है, इसको एनवेलप वायरस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो उसको एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे, और अगर एनवेलप एब्सेंट है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे। ठीक है, इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आपका क्या होता है, मेनली जो छोटी सब यूनिट से बनता है उसको आप क्या कहते हो, कैप्सोमियर कहते हो। ठीक है, कैप्सोमियर के द्वारा ही आपका जो है न्यूक्लिक एसिड पूरा बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड तो अपन बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का कैप्सिड के साथ मिल करके जो बना हुआ न्यूक्लिक एसिड है, और जो कैप्सिड है वो किसका बना हुआ है, कैप्सोमियर का बना हुआ है। ठीक है, ये आपके जनरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साइज पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ लिया, इसके शेप पढ़ लिया, और हमने स्ट्रक्चर को देख लिया। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बट मिलेगा एक ही आपको, दोनों एक साथ किसी वायरस के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद वायरल प्रोटीन में जैसा कि बताया कि आपको प्रोटीन के रूप में कैप्सिड प्रेजेंट है, और कुछ जो वायरस है उनके अंदर अगर लिपिड की लेयर प्रेजेंट है एनवेलप जो कि पाई जा रही है, तो वो क्या है, एनवेलप्ड वायरस बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल चीज थी जो अपन ने वायरस की प्रॉपर्टीज को लेकर के देखी। मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा जिसके अंदर आपको वायरस और जो बैक्टीरिया उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देख लेंगे, और साथ ही साथ कोई ऐसा बैक्टीरिया भी है जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, तो उनमें क्या जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या सिमिलैरिटीज वायरस से रख रहा है, कुछ बैक्टीरिया से रख रहा है, उसको भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन कल्टीवेशन ऑफ वायरस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कि देखिए इसमें एक बैक्टीरिया है जो कि आपके क्लेमाइडिया, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो वायरस से शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज है बैक्टीरिया वाली रखता है। जैसे कि अपन देखें कि सेल वॉल जो है वो आपके क्लेमाइडिया में भी प्रेजेंट होती है, ये क्लेमाइडिया में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, बट वायरस में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन इसके बाद अपन राइबोसोम और सेलुलर एंजाइम की बात करें तो ये आपके बैक्टीरिया में भी है, क्लेमाइडिया में भी प्रेजेंट है, और वायरस में कोई आपके सेलुलर एंजाइम नहीं। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है वो आपके बैक्टीरिया से बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर के, इनमें डीएनए आरएनए दोनों मिल सकते हैं, क्लेमाइडिया में डीएनए आरएनए दोनों से मिल सकते हैं। वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो डीएनए होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन की बात करें तो ये दोनों ही बैक्टीरिया और इनमें क्लेमाइडिया भी जो है आपके बाइनरी फिजन शो करता है, जबकि वायरस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपके जो है वायरस में कुछ नहीं मिलेगा। ग्रोथ इन एनिमेट मीडिया पर बात करें तो ये वायरस की जैसी प्रॉपर्टी रखता है, ये बैक्टीरिया होने के बावजूद भी क्या है कि ये जो है इनएनिमेट मीडिया या नॉर्मल जो कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता। तो बैक्टीरिया तो ग्रो कर जाएंगे, बट ये दोनों वायरस और क्लेमाइडिया ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी की भी बात करें तो जैसे बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव होता है, क्लेमाइडिया भी सेंसिटिव होता है, वायरस में जो है एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देन इसके बाद सेंसिटिविटी इंटरफेरॉन के लिए हम देखें तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इंटरफेरॉन के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं मिलती, जबकि आपके जो क्लेमाइडिया है वो बैक्टीरिया होने के बावजूद भी इसमें जो है इंटरफेरॉन के लिए क्या है, सेंसिटिव है, और वायरस भी जो है हमारे क्या होते हैं, इंटरफेरॉन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो करेक्टर है वो आपके क्या कर रहा है, वायरस से रिजेंबल कर रहा है कि वायरस जो है जनरली इंटरफेरॉन के लिए सेंसिटिव होते हैं, या क्लेमाइडिया भी इंटरफेरॉन के लिए सेंसिटिव होता है। और ऐसे ही अपन ने देखा कि मीडिया पर ग्रो करने के लिए कि ये वायरस की तरह ही इनएनिमेट मीडिया पर ग्रो नहीं करता। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके क्लेमाइडिया के वायरस से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें सारे ये कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके इसके कल्चर के लेकर के कि कौन कौन से कल्टीवेशन के मेथड हैं, और साथ ही साथ वायरस के डायग्नोसिस हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।